एक लड़का और लड़की एक झोपड़ी नुमा कोठरी सी में एक लकड़ी के खम्भ से बंधे हुए होते हैं। ये कोठरी बंद थी, लेकिन इसमें एक छोटा सा जंगला होता है जिसमें से एक जवान लड़की इन्हें देख रही थी। अब वो लड़का जो बंधा हुआ है वो कहता है कि देख, तू हमें देख रही है, देख तू हमें बचा सकती है, हमें बचा लो वरना ये लोग हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो देखती रहती है एकटक, ना ही तो ये कहती है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी और ना ही ये कहती है कि मैं नहीं बचाऊंगी। वहां पर वो लड़की रोने लगती है, कहती है कि देख अब की बार बचा ले, दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से कहीं और बसा लेंगे, बस तू एक बार हमें खोल दे आकर, तेरा बहुत एहसान होगा। लेकिन दोस्तों, तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो हाथ में कुछ तेल जैसा उनके हाथ में होता है और इस झोपड़ी के ऊपर वो तेल छिड़कने लगते हैं। उसके बाद इस झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। वो लड़का बिना कुछ बोले इस लड़की की तरफ जंगले से, जो वहां पर खिड़की होती है छोटी सी, एक रोशनदान नुमा था, उससे बिना पलक झपकाए इसकी तरफ देखता रहता है। हालांकि जो लड़की बंधी हुई है वो बहुत जोर से चीखती है, चिल्लाती है और ये दृश्य ऐसा होता है कि इसे देखकर डर सा लगता है। जब यहाँ पर ये सब कुछ समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर ये लड़की उसके बाद अपने आप को काफी कोसती है। आखिरकार इस लड़की ने उन दोनों लड़की लड़कों को क्यों नहीं बचाया? कौन थे वो लोग जो उनके साथ ऐसा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? लेकिन कुछ सालों बाद ये लड़का दोबारा इस लड़की से मिलने के लिए आता है। ये लड़की तब तक माँ बन चुकी थी और माँ बनने के बाद ये माँ बनती है और माँ बनने के बाद जब इसको बच्चा पैदा होता है तो इसका बेटा 17 साल की उम्र में इस दुनिया से चला जाता है। और ये लड़का आकर कहता है कि जो तुमने किया है ना, उसका भुगतान तुम कर रही हो। लेकिन ये लड़की साफ कह देती है, जो महिला बन चुकी थी, कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, जो किया था और लोगों ने किया था। दोस्तों, ये स्टोरी आपको बहुत ही रोचक लगने वाली है। क्यों लगने वाली है? एक ऐसी पुरानी प्रेम कथा आपको बताएंगे जो शायद पूरी तो नहीं हुई, लेकिन उसका एक किरदार वापस लौट कर आता है, यानी पुनर्जन्म लेकर। अब ये क्या कहानी होती है? ये कहानी आपको झंझोर कर रख देगी। ये आपको प्यार की सीमाएं बताएगी, प्यार की एक कहते हैं ना कि बंदिशें बताएगी कि प्यार क्या होता है। लोग प्यार को तरह तरह के नाम देते हैं, अपनी हवस को प्यार देते हैं, अपने लालच को प्यार का नाम देते हैं, या अपने शरीर की या तन की भूख को भी प्यार का नाम दे दिया जाता है, या एक लड़की का या एक लड़के का नाजायज फायदा उठाया जाता है, उसको भी प्यार का नाम देते हैं। आज आपको कहीं पर प्यार नहीं मिलेगा। प्यार क्या होता है ये हम आज आपको बताएंगे और आप सुनकर शायद रोने भी लग जाएं, इतनी भावना भरी से या भावुक भरी ये कहानी होती है। तो चलिए, इस कहानी को जानने के लिए आपको हमारे साथ भारत नेपाल सीमा से स्थित एक गांव में पहुंचना होगा। ककरदरी गांव इसका नाम होता है। ककरदरी गांव में एक गंगा और जमुना नाम की बहन रहती हैं। गंगा बड़ी थी और जमुना छोटी थी, लेकिन जमुना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। हालांकि गंगा भी खूबसूरत थी, लेकिन जमुना एक चंचल स्वभाव की और छोटी लड़की थी, वो बहुत ही ज्यादा चंचल होती है। इनके 3 भाई होते हैं, इनका पिता होता है और दोस्तों इनका बहुत बड़ा परिवार होता है। यहाँ पर इसी गांव से थोड़ी दूर एक गांव में एक लड़का होता है। ये लड़का, और ये बात मैं आपको आजादी से पहले की बता रही हूँ। अब यहाँ पर जिंदगी चल रही थी। गंगा जमुना एक दूसरे को बहुत ही प्यार से, मतलब दोनों बहन बहुत अच्छे से रहा करती थी। घर वाले सोचते हैं कि एक बार में ही इन दोनों की शादी करेंगे। जमुना अभी बालक भी नहीं हुई थी। अब जमुना जब घर से बाहर कुछ काम करने के लिए जाया करती, ये दोनों बहनें पानी भरने के लिए भी जाया करती थी, बाहर के कामों पर वैसे भी चला जाया करती थी। तो इनकी मुलाकात एक ताकत नाम के लड़के से होती है। ताकत नाम के लड़के से जब इनकी मुलाकात होती है तो जमुना जो होती है और जो ताकत होता है वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों की आंखें इस तरह से लड़ती हैं कि वो दोनों की भावनाओं में बह जाते हैं। यहाँ पर जो गंगा बड़ी होने का फर्ज निभाती है और बहन के सर में एक थप्पड़ रख देती है। कहती है कि देख, तुझे पता है ना, 4 भाइयों की हम बहनें हैं, हमारे पिता कितने गांव में वो रखते हैं, क्या वो इन चीजों को स्वीकारेंगे?
तुम गलत कर रही हो जमुना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि दीदी मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, ना ही तो हमारे गोत्र से आता है, दूसरे गांव का है, क्या पिताजी मेरी इससे शादी नहीं करा सकते? दोस्तों केवल ये दोनों एक दूसरे को देखते ही हैं, दोनों एक दूसरे से बातें भी नहीं करते हैं। ये आंखों वाला प्यार था, कहते हैं ना कि दूर से देखने वाला प्यार, एक दूसरे को देखा और प्रेम हो गया। जब भी यहाँ पर जो जमुना है जल भरने के लिए या पानी भरने के लिए जाया करती, तो रास्ते में जो ताकत है वो इसका इंतजार किया करता। बहुत लंबा रास्ता होता है घर से और पानी का, और यहाँ पर ही बस इनकी नजरें मिला करती थी। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया करते, और एक मुस्कुराहट को देखकर जो ताकत था वो पूरे दिन अपने आप को खुशनसीब महसूस करता है। अब एक दिन जमुना पानी लेने के लिए नहीं आती है, तो दोस्तों यहाँ पर ताकत बहुत उदास हो जाता है। यहाँ पर गंगा पानी लेने के लिए आती है, तो वो साथ चलते चलते कहता है कि आज हमने किसी अपने को देखा नहीं है। ऐ जिंदगी क्या दिखाएगी तू हमें, जो हम सफर बनेगा हम उसे देखना चाहते हैं। क्या उनकी खैर खैरियत ठीक तो है, मतलब उनकी तबीयत तो ठीक है। गंगा समझ चुकी थी क्योंकि यमुना से बड़ी थी, तो वो कहती है कि तुम्हारी जिंदगी फिलहाल बिस्तर पर पड़ी हुई है, निकलते निकलते ठीक हो जाएगी और एक दिन तुम्हारे सामने जरूर आएगी। इस तरह से दोनों दोहे जो होते हैं इस तरह से बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि घबराहट सी हो रही है, हमारी ताकत या हमारी जिंदगी अगर बिस्तर पकड़ लेगी तो फिर हम आगे कैसे जिएंगे। तो यहाँ पर गंगा भी इनके प्यार को प्यार समझती है कि हाँ भाई इनका प्यार सच में ही एक प्यार है, क्योंकि इसने मर्यादा रखी और ना ही ये अपनी जो प्रेमिका है उसकी बड़ी बहन के सामने आते हैं, ना ही उससे बोलते हैं, और बिना बोले दोहों के जरिए ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो जमुना है वो बीमार है और बिस्तर पर पड़ी हुई है। ये ताकत की ताकत थी या जिंदगी थी। यहाँ पर एक और शब्द ये कहता है, जो ताकत होता है, क्या हम अपनी जिंदगी से रूबरू हो सकते हैं? क्या उस जिंदगी को थोड़ी देर हम निहार सकते हैं या उनसे चार बातें कर सकते हैं? जो गंगा होती है वो कहती है कि अभी जिंदगी से मिलना जुलना शायद थोड़ा कम कीजिए। जिंदगी है, जिंदगी आपकी ही रहेगी, किसी और की नहीं रहेगी। किसी बड़ी मुसीबत को न्योता मत दीजिए। इतने शब्द कहकर ये गंगा जमुना के पास पहुंच जाती है और कहती है कि तुम दोनों में क्या है ये, क्या तुम इतने करीब आ चुके हो? तो जमुना कहती है कि दीदी आज तक हमने एक दूसरे से लफ्जों में तो बात ही नहीं की है, केवल आंखों का देखना है, और कभी भी मैंने उससे कोई बात नहीं की है और उसने भी कभी मुझे छुआ तक भी नहीं है, कभी हम दोनों में बात भी नहीं हुई है। आप तो हमेशा मेरे साथ रहती हो। तो वो कहती है यहाँ पर गंगा की जमुना तुम्हें ताकत बहुत प्रेम करता है, मैंने ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा, लेकिन लाडो देख मेरी बात समझ, तुझे पता है भाई नाराज हो जाएंगे, हमसे बड़े भाई हैं, घर में भाभियां आने वाली हैं, हमारा क्या होगा? तो यहाँ पर जमुना कहती है कि दीदी मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, आप कह देती हो तो हम दोनों अलग हो जाएंगे, हम बोले ही नहीं हैं आपस में। दोस्तों उस समय का प्यार बस ऐसा ही था। अब इसके बाद क्या होता है, जो ताकत होता है उसे नींद नहीं आती है, उसे लगता है कि मेरी जो जमुना है उसे क्या हुआ है, वो कितनी बीमार है। अब वो उसी के ख्वाबों में ख्यालों में खोया रहता है। अब यहाँ पर गंगा भी दिखाई देने से बंद हो जाती है। कई दिन हो जाते हैं तो इस ताकत से रहा नहीं जाता। वो रात का वक्त चुनता है, रात के वक्त चुनते ही वो यहाँ पर जमुना के पास आता है। जमुना घबरा जाती है। दोस्तों पहले ऐसे माहौल रहा करते थे कि जो पुरुष रहा करते थे वो घर से बाहर चौपाल पर सोया करते थे और महिलाएं घर के अंदर रहा करती थी। यही माहौल था, इसी तरह से लोग रहते हैं। अब जमुना थोड़ी सी घबराई होती है, तो यहाँ पर वो कहता है कि देखो बिल्कुल भी शोर मत मचाओ, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। और बॉन्डिंग दोनों में कितनी अच्छी थी कि रात के वक्त जमुना ने पहचान लिया था कि ये ताकत है, मतलब उसके आने से ही उसको महसूस हो गया था कि ताकत आया है, जबकि आपस में कोई मैसेज या कोई संदेश नहीं था कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा। वो चीख भी सकती थी, चिल्ला भी सकती थी, चोर भी बता सकती थी। अब वहां पर देखता है तो जो जमुना थी वो काफी बीमार होती है, उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो खाट में टिक जाती है, मतलब इतनी ज्यादा वो बीमार हो जाती है। इसके बाद जब वो ताकत को देखती है ना और उसका एहसास करती है, यानी ताकत केवल उसे देखता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें देखा नहीं है, आज करीबन 15 दिन हो गए और देखकर ही तुम्हें जीता हूँ। तो यहाँ पर जमुना कहती है कि इतना बड़ा खतरा मोल लेकर
अगर मेरे पिता, मेरे भाई किसी को भी पता चला तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और साथ में मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर ताकत कहता है केवल खैरियत पूछनी है, बहुत मजबूरी में आया हूँ, बहुत रिस्क मतलब बहुत ज्यादा खतरे से खेल कर आया हूँ। तो जमुना कहती है कि चिंता मत करो, अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ और मैं आपसे जरूर मिलूंगी। और वो बिल्कुल शर्म के मारे लाल पड़ जाती है, कहती है कि मुझे घबराहट हो रही है, मैं बीमार हूँ और मैं शायद और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी, मेरे पैर कांप रहे हैं। और वो एकदम से खड़ी होने की कोशिश करती है और एकदम से जमीन पर बैठ जाती है। तो ताकत उसकी तरफ बढ़ता है, तो जो जमुना होती है हाथ करती है कि नहीं, मेरी तरफ मत बढ़ो, आप मेरे पास आओगे तो मैं और ज्यादा घबरा जाऊंगी। दोस्तों ये एक बॉन्डिंग होती है यहाँ पर। फिर भी ताकत बहुत सम्मान पूर्वक उसके दुपट्टे को सर पर डालता है, पहनावा अलग होता है और उसे बिस्तर पर बिठाकर कहता है कि अपना ख्याल रखो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। ताकत उस दिन उस घर से बचकर निकल जाता है। ये बात गंगा चुप परे परे सुन रही थी, वो सोई नहीं थी और शायद वो कहीं ना कहीं अपनी बहन की मदद भी कर रही थी, क्योंकि आज ये जो गलती हुई है अब बीच में तो वो इसे रोक नहीं सकती। इसके बाद दोस्तों सुबह होती है और गंगा जमुना में डांट लगाती है, कहती है कि तू मरने का काम कर रही है, तुम्हें नहीं पता बाबा कैसे हैं, भाई कैसे हैं, तुम्हारा क्या होगा, यमुना मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी, तुम क्या समझ रही हो मुझे, और तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों मुझे मुसीबत में डाल रही हो। इसके बाद जो जमुना होती है वो ठीक हो जाती है और फिर वो पानी और ये काम करने लगती है। अब यहाँ पर कुछ समय निकलता है, नजरों ही नजरों में बातें होती हैं। जब भी यहाँ पर जमुना ताकत को देखा करती, उसकी धड़कन बढ़ जाया करती और शायद उसके कानों में उसे खुद की धड़कन सुनाई दिया करती। दोस्तों अब यहाँ पर गंगा जमुना के रिश्ते की बात होने लगती है। जब यमुना रिश्ते की बात सुनती है तो कहती है कि दीदी मैं शादी नहीं करूंगी, जीजी आप देख लेना ये गलत हो रहा है, मैं ताकत से प्रेम करती हूँ, आपको पिता से बात करनी होगी। गंगा कहती है कि पागल है क्या, मुझे मरवा कर रहेगी, मैं बात नहीं करूंगी, तेरा काम है तू देख ले। और यहाँ पर उसकी बहन हाथ खड़े कर देती है, कहती है कि देख प्यार तुमने किया है लेकिन सजा मैं क्यों पाऊं, मैंने तुमसे मना किया था ना। अब यहाँ पर जमुना को कुछ समझ में नहीं आता है। जमुना घर से मटका उठाती है और मटका उठाने के बाद जमुना वहां पर पहुंचती है और यहाँ पर ताकत जो खड़ा हुआ होता है कहती है कि अब घर बसाना पड़ेगा, वरना कोई और तेरी चिड़िया को उड़ा कर ले जाएगा और मैं जाना नहीं चाहती। अगर किसी और की बारात मेरे द्वारे पर आई तुम्हारी जगह तो शायद मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। वो मैसेज में बताकर आती है, ताकत तैयार हो जाता है, दोनों तैयार रहते हैं। ये बात गंगा को भी पता नहीं होती है और जैसे वो उस दिन रात को आया था ऐसे ही यहाँ पर जमुना को लेने के लिए वो रात कर आ जाता है। जब वो लेने के लिए आ जाता है तो यहाँ पर घर वालों को अब की बार पता चल जाता है। दोस्तों वो जमुना का हाथ पकड़ता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि घर वालों को पता चल जाता है। वो जैसे ही भाग दौड़ करते हैं तो जमुना कहती है कि ताकत भागो, अब नहीं हम निकल सकते घर से, मैं तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। मतलब एक ऐसा ऑप्शन था या एक ऐसी जगह थी जहां से केवल अकेला ताकत ही भाग सकता था, क्योंकि जमुना वहां पर नहीं चढ़ सकती थी। दोस्तों वो पहले और तरीके से निकलते, लेकिन अब जब भाग दौड़ मस्ती है तो यहाँ पर ताकत कहता है कि अब तुम मरो या जीऊं, अगर तुम्हें छोड़कर गया तो ये तुम्हें मारेंगे और मैं तुम्हें पिटता हुआ या तुम्हारे साथ जाती होता हुआ नहीं देख सकता। दोस्तों जान पूछकर जो ताकत होता है जमुना के हाथ पकड़कर खड़ा ही रहता है। गंगा ये सब कुछ देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये कैसा प्रेम है। इसके बाद घर वाले आ जाते हैं, रात का वक्त होता है, घर वाले हैरान हो जाते हैं, बेटी को पिटाई लगाई जाती है और इस ताकत को भी बहुत पीटा जाता है। दोनों जने एक दूसरे के हाथ को पकड़कर पिटते रहते हैं और फिर इनको जो आंगन से बाहर इनका एक छप्पड़ था जिसके अंदर फूस थे और उसके अंदर इनको एक लकड़ी के खम्भ से बांध दिया जाता है। जब इनको एक लकड़ी के खम्भ से बांध दिया जाता है तो ये लोग इंतजाम कर रहे थे कुछ ऐसी चीजों का जिससे इसको जलाया जा सके। अब यहाँ पर ये सब कुछ गंगा देख रही थी एक रोशनदान से। तो यहाँ पर ताकत कहता है कि मैं आपको भी बड़ी जीजी मानता हूँ, यानी अपनी बड़ी बहन, आपके पास मौका है, आपको हमारी रखवारी पर छोड़कर गए हैं, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्या आप हमें खोलकर भेज सकती हो। तो गंगा चुप खड़ी रह जाती है क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इस चीज को कैसे संभालूं। वो देखती रह जाती है।
बहुत मौका था उसके पास कि वो उस समय गेट खोले और उन दोनों को भगा सकती थी वहां से, लेकिन गंगा ये नहीं करती है, देखती रहती है। जब गंगा ये देखती रहती है तो यहाँ पर जो ताकत है वो कहता है कि जीजी आपने सही नहीं किया है, आपके पास मौका था। हाँ, अगर आपके पास मौका नहीं होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन तुम ये बात याद रखना, क्योंकि तुम लोग गलत कर रहे हो और तुम सभी लोगों को इन चीज का भुगतान भुगतना होगा। तुम भुगतोगे और दीदी सबसे ज्यादा जीजी आप भुगतोगी, क्योंकि आपके पास मौका था और आपने हमारी जान नहीं बचाई है। हम दोनों निर्दोष हैं, उस बात की हम सजा पा रहे हैं जो शायद हमने की ही नहीं है। ऐसे तो हर कोई एक दूसरे को देख लेता है, लेकिन मैं इस यमुना को अकेली मरने नहीं दूंगा। यहाँ पर इतनी ही देर में जो गंगा जमुना के परिवार वाले होते हैं दोस्तों, वहां पर उस झोपड़ी को आग लगा देते हैं, उसमें और ईंधन डाला जाता है। जमुना चीखती है कि दीदी मुझे बचाओ, लेकिन जो यहाँ पर ताकत होता है वो गंगा की तरफ देखता ही रहता है, पलके भी नहीं मारता है और वो चीखता भी नहीं है। वो दोनों जिंदा इस दुनिया से इस तरह से जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कोई ऐसा कैसे हो सकता है, इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है दोस्तों। ये ऐसे केस बहुत हुए थे, बहुत कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर ये जिंदगी ऐसी हो जाती है और उसकी बहन जब चली जाती है तो गंगा अब अपने घर वालों से एक फैसला लेती है। दोस्तों यहाँ पर जब वो आग लगती है तो यहाँ पर दो परिवारों में लड़ाई होती है। जो ताकत का परिवार होता है लेकिन राम से और गाम से पेश नहीं खटती है। समाज कहता है कि तुम्हारी बेटी ने गलत किया, तुम्हारे बेटे ने गलत किया, उनको उनकी सजा मिल चुकी है और यहाँ पर इस परिवार को कोई सजा ही नहीं देता है। अब ये तो किया तो बुरा था, सजा तो मिलनी बाकी थी, लेकिन बेटे का बाप बिल्कुल चैन नहीं भरता है कि नहीं, मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ, मेरा जवान बेटा गया है। वो एक लौता बेटा था अपने परिवार का। दोस्तों दोनों परिवारों में भीषण लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान यहाँ पर जो गंगा का पूरा परिवार होता है, केवल गंगा को छोड़कर सभी चारों भाई इस दुनिया से चले जाते हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी। हर कोई सदस्य इस घर से विदा हो जाता है। इतनी तेज इनकी लड़ाई होती है क्योंकि इन लोगों ने काम ही ऐसा किया था। इसके बाद यहाँ पर गंगा देखती है अपने घर के हालात, तो घर में जो घर चहल पहल था आज उस घर की मट्टी पलीत हो चुकी है। उस घर में कुछ भी नहीं रहा था। अब क्या होता है कि जो गंगा होती है वो बिल्कुल अपने घर में अकेली रह जाती है और उसके कानों में ताकत की बातें गूंजती रहती हैं। गांव वाले कहते हैं कि बेटी तेरा परिवार, तेरा वंश मिट चुका है, लेकिन हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी हम शादी करना चाहते हैं और तुम दिल खोल कर इस गांव में अपने परिवार समझ कर आना। और दोस्तों यहाँ पर ये गांव वाले गंगा की शादी करा देते हैं कुछ दिन बाद और गंगा की शादी हो जाती है। शादी के बाद गंगा एक पुत्र को जन्म देती है, दूसरी बार गर्भवती होती है, एक बेटी को जन्म देती है, तीसरी बार गर्भवती होती है तो इसकी अब की बार इसका एक बेटा होता है, वो इस दुनिया से चला जाता है। अब जिंदगी आगे चलने लगी थी, लेकिन गंगा के कानों में जमुना की चीखें शायद आज भी उसे सताती थी, आज भी उसको रुलाती थी और उसे ताकत की बातें याद आया करती थी। अब यहाँ पर इस हादसे के बाद कुछ साल बाद जैसे गंगा की शादी होती है, ऐसे ही एक जगह जो कि दयाली गांव होता है, वहां पर एक लड़के का जन्म होता है। लड़के का जब जन्म होता है तो गंगा का जो बेटा होता है वो करीबन ऐसा होता है 3 या 4 साल का और बेटी 1-1.5 साल की होती है और एक बच्चा भी उसका इस दुनिया से जा चुका था। यानी उस जमाने में कोई ऐसी चीजें तो थी नहीं, जब बच्चे होने लग जाया करते थे तो लाइन से बच्चे हुआ करते थे। अब यहाँ पर गंगा अपने समय काट रही है। उधर यहाँ पर ये लड़का जो हुआ है इसका नाम घर वाले भूप सिंह रखते हैं और अब की बार भी ये एक ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ पर ये अकेला बेटा है। इसके लिए बहुत दुआएं प्रार्थनाएं की जाती हैं और यहाँ पर इसका नाम पंडित जी के जरिए भूप सिंह रखा जाता है। इसके शरीर पर बचपन से ही जलने के से निशान थे। दोस्तों यहाँ पर भूप सिंह जब 2 या 2.5 साल का होता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। वो अपने गांव का नाम लेता है
और अपनी प्रेमिका, कहता है कि मुझे जमुना देखनी है। तो लोग समझते हैं कि ये जमुना जो नदी है उसके बारे में बात कर रहा है, जमुना मैया के बारे में, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो मेरी पत्नी थी, वो मेरी प्रेमिका थी। उसकी एक बहन भी है जिसका नाम गंगा है। वो कहता है कि वे ककरदरी गांव में है और मैं देखना तुम्हें एक दिन वहां पर जरूर लेकर जाऊंगा। जब ये 4 साल का हो जाता है भूप सिंह, तो ये इस ककदरी गांव में आता है अपने परिवार को लेकर, क्योंकि ये परिवार को रहने नहीं देता है। कहता है कि मुझे रात को शरीर में जलन होती है, मैं अपने आप को जलता हुआ देखता हूँ, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये ना ही सोता है ना ही खा पाता है। ये कहता है कि मुझे उस परिवार को देखना है, उस परिवार का क्या अंत हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है उन लोगों से, मेरी जमुना का, जो मेरी जमुना के साथ किया था। दोस्तों, ये 4 साल की उम्र में फूट फूट कर रोया करता था जमुना के लिए, क्योंकि जमुना से ये इतना प्यार करता है। घर वाले विवश और माँ लाचार हो जाते हैं, और जब ये यहाँ पर इस ताकत उर्फ भूप सिंह को लेकर आते हैं, तो वो जगह जहां पर ये जले थे, वो जलने के निशान आज भी बरकरार हैं। उन्हें देखकर ये बहुत रोता है। रोने के बाद ये उस गांव से सवाल करता है। 4 साल का बच्चा सभी से कहता है कि तुम कितने निर्दयी थे ना, तुम लोगों ने हमें बचाया नहीं। हालांकि गांव को पता ही नहीं चलता है कि कब में क्या हो गया। गांव वाले जब आते हैं, जब उस भीषण आग को लगा हुआ देखते हैं, रात का वक्त होता है, तो गांव के लोग कहते हैं कि हमने क्या देखा था, हमने केवल एक आग को जलते हुए देखा, हमें नहीं पता था कि उसमें कौन है। इसके बाद ये लड़का बहुत रोता है, अंदर देखता है, जमुना जमुना तुम वापस लौट कर नहीं आई। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि ये कहता है कि गंगा कहाँ पर है, क्योंकि इसने पूरा जब जानकारी निकाली उन लोगों की, तो यहाँ पर बताया जाता है, हालांकि ये अपने आप को मृत्यु के बाद भी बताता है। ये करीबन जो ताकत के घर वाले होते हैं, 1 महीने बाद यहाँ पर गंगा के परिवार को एक लड़ाई के जरिए इस दुनिया से दूर भेजते हैं, क्योंकि पंच पंचायत उन्हें रोक देते हैं। और ये 12-13 दिन तक जो यहाँ पर ताकत था वो रहता है, यानी जमुना के साथ प्रेत योनि में। ये दोनों प्रेत योनि में रहते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। गांव वालों के सामने ये सारी बातें रखते। तो यही तरह से ये सवरे गांव से जानबीन करता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके बाद इसको पता चलता है कि तुम्हारे घर वालों ने ऐसा किया। फिर ये अपने उन घर वालों से मिलता है। इसके बाद ये अपनी बड़ी साली से मिलता है, जो अब एक 3 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। शायद उसका बेटा इससे बड़ा होता है, ताकत से बड़ा होता है भूप सिंह से। तो ये उससे मिलने के लिए जाता है। जब ये उससे मिलने के लिए जाता है, तो वो आंगन में बैठी हुई स्वेटर बुन रही थी। सर्दियों के दिन होते हैं, सलाई उसके हाथ में होती है, जमीन पर बैठी हुई थी। तो यहाँ पर सामने से जाकर भूप सिंह कहता है कि गंगा कैसी हो। वो कहती है कि अरे भाई, इतने लोग कहाँ अंदर आए चले जा रहे हो, क्या हुआ, क्या बात है। तो वो पास आकर बैठ जाता है। कहता है कि तुम्हारे पास मौका था, तुमने हमें बचाया क्यों नहीं, मैं तुमसे ये पूछने के लिए आया हूँ। जब ये सब कुछ भूप सिंह कहता है, 4 साल का बच्चा, तो गंगा के हाथों से वह स्वेटर छूट जाता है और कहती है कि तुम कौन हो। तो वो उस समय पर दोस्तों कच्छा और शर्ट पहनकर गया था, यानी नए कपड़े ऐसे ही हुआ करते थे जिन्हें दर्जी सिला करता था। वो अपने हाथ के बटन को खोलता है और हाथों को दिखाता है कि देखो, तुम्हें मैंने माँ के बराबर या बड़ी बहन के बराबर माना था। अगर तुम उस दिन वो कदम उठा देती, तो शायद आज ये निशानों के साथ में पैदा नहीं होता। गंगा बहन, तुमने क्या सही किया, तुमने मेरे साथ सही किया। अगर तुम उस वक्त अपनी मानसिक हालत है या उसे बदल पाती। देखो, मैं आज मरकर दोबारा मेरा जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे शरीर से निशान नहीं गए हैं। ये निशान मुझे सताते हैं, बार बार याद दिलाते हैं मेरी जमुना को। क्या तुमने मेरी जमुना को कहीं देखा है? दोस्तों, ताज्जुब की बात आपको बताऊं मैं, यहाँ पर उस महिला से जो बेटी पैदा हुई थी, जो जीवित थी, उसके शरीर पर भी जलने के निशान थे। यहाँ तक गंगा माना करती थी कि ये मेरी बहन है, मेरी कोख से पैदा हुई है। ये उस वक्त जल चुकी थी। तो ये यहाँ पर भूप सिंह से छोटी होती है। जब भूप सिंह उसे देखता है, तो भागकर उसकी बेटी के गले लग जाता है। जब उसकी बेटी के गले लग जाता है, तो कहता है कि गंगा, अब की बार मेरी जमुना को मत छीन लेना तुम। ये मेरी जमुना है, देखो इसके शरीर पर भी निशान है। लेकिन जमुना को कुछ याद नहीं था। लेकिन गंगा उस लड़के को वादा करती है और कहती है कि जो गलती जब कर चुकी हूं ना, उसे नहीं करूंगी।
आज से वादा है, पक्का वादा है, मेरी बेटी जब शादी के योग्य होगी तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही कराऊंगी, ये मेरा वादा है। दोस्तों, ये बहुत चर्चित केस होता है। चर्चित क्यों होता है? ब्रिटिश हुकूमत के होते हुए ऐसा काम हो रहा था देश की आजादी से पहले, और जो गंगा ने वादा किया वही अपनी बेटी का नाम जमुना रखती है। जमुना अपनी बेटी का नाम रखती है, और यहाँ पर भूप सिंह भी अपना नाम बदलकर ताकत रखता है। जब वो शादी करता है तो वो शेर और शायरी फिर भी करता है इस जन्म में भी। जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं तो यहाँ पर शेर और शायरी करता है जो भूप सिंह उर्फ ताकत होता है। कहता है कि ए जिंदगी कितने इम्तिहान लेगी तू हमारे, लेकिन हम दो प्यार करने वाले जिन्हें कोई भी जुदा कर कर भी हमें जुदा नहीं कर पाया। शायद ये हमारी किस्मत का लेखा था, लेकिन जो हमारे हाथों से लूट लिया गया उसे पाने में शायद हमारा आपने बहुत साथ दिया है। प्रकृति का मान सम्मान करते हुए, भगवान का मान सम्मान करते हुए जब इन दोनों की शादी होती है तो 4 गांव आपस में मिलकर इनकी शादी में इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर जो ताकत का गांव था पिछले जन्म का वो गांव, जमुना का जो पिछले जन्म का गांव होता है, गंगा जिस गांव में ब्याही थी वो गांव होता है, और यहाँ पर भूप सिंह जिस गांव में अब पैदा हुआ था उर्फ ताकत वो गांव होता है। ये शादी देखने योग्य थी। इस शादी में पैसा भरकर बरसता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और चीज होती है। यहाँ पर जो गंगा होती है इसका जवान बेटा जो इस दुनिया से चला जाता है। जब यहाँ पर भूप सिंह दुख दिखाता है तो गंगा कहती है कि मेरी करने का फल है, जो मैंने तुम्हारे साथ किया था वो मुझे आज भुगतना पड़ रहा है और इससे कोई नहीं बदल सकता। गंगा उसके बाद बच्चे पैदा नहीं करती है। बेटी को भूप सिंह के हाथों में सौंपकर, और उसके पति की एक बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। गंगा का वंश बिल्कुल समाप्त हो जाता है। दोस्तों, गंगा एक बेटी को जन्म देती है, एक ही बेटी उसकी बचती है और गंगा संन्यास ले लेती है। शायद उसने शादी भी इस भूप सिंह के लिए ही की थी, शायद उसकी शादी ताकत के लिए हुई थी, शायद उसकी शादी यमुना के जन्म के लिए हुई थी। हालांकि जमुना को अपना जन्म याद नहीं रहता, उसके कोई साक्ष्य नहीं होते, लेकिन यमुना बताती हैं जब वो जवान हो जाती है, उनके बारे में बताया जाता है कि जब भी वो भूप सिंह के पास आया करती तो उसे महसूस होता, उसकी धड़कन बढ़ने लगती और शायद उसे कुछ सपने भी सताया करते कि उससे कोई मिलने आया है, ये सब कुछ। तो यहाँ पर भूप सिंह को सब कुछ याद था, तो वो कह देता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उस जन्म में भी मैं ही था और इस जन्म में भी मैं ही हूँ। इनका घर परिवार बहुत अच्छे से बसता है, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें बर्बाद किया था वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, उनके वंश में कोई भी नहीं बचता है। तो दोस्तों, एक मनुष्य की, कहते हैं ना कि किसी को मारना बहुत बड़ा पाप है, बहुत घोर पाप है। आप अपने हाथों में भगवान की नियति या प्रकृति के इस फैसले को नहीं ले सकते। ये आप गलत करते हो, किसी को मारना ये सबसे बड़ा पाप है। यहाँ पर ये पाप हो तो जाता है, लेकिन बेटियों को भी अपने माँ बाप के मान सम्मान और इज्जत और मर्यादा के बारे में समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल माँ बाप ऐसा सही करते हैं। देखो, माँ बाप भी अपनी जगह गलत हैं, लेकिन बच्चे भी अपनी जगह गलत हैं। जब एक इंसान 20 साल तक आपकी परवरिश करता है तो वो इंसान अधिकारी होता है कि मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छे से अच्छा घर चुनूं। और एक पिता और एक माँ कभी भी अपनी बेटी या बेटे को बुरी जगह पर नहीं देखना चाहती। बच्चों, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ। हालांकि इस कहानी को कोई सुन रहा हो या कोई ऐसी एज का सुन रहा हो तो कभी भी अपने माँ बाप को धोखा मत देना। हाँ, उनसे बैठकर बात कीजिए। अगर वो आपकी राजी में राजी हैं, जमाना बदल चुका है तो ठीक है। अगर वो आपकी राजी में राजी नहीं है तो उनकी राजी के खिलाफ आपको जाना भी नहीं चाहिए। माँ बाप 1 मिनट में पहचान लेता है कि इंसान कैसा होता है। हालांकि जो प्रेम कहानी हमने आपको बताई थी ये बिल्कुल आज के प्रेम संबंधों से विपरीत है। क्यों विपरीत है? उस समय सच्चा प्रेम हुआ करता था, लोग एक दूसरे के प्यार को मान सम्मान की नजरों से देखा करते थे, जो प्रेमी और प्रेमिका हुआ करते थे। लेकिन आज के युग में प्रेमी और प्रेमिका हवस और केवल एक दूसरे का फायदा उठाना जानते हैं। ये केवल उसे प्रेम नहीं कहते, ये प्रेम की आड़ में बहुत कुछ गलत करते हैं। ऐसी वीडियो, ऐसी चीजें सामने आती हैं कि आंखें मिच जाती हैं। 14-14 साल की बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है उनकी छोटी सी गलती के कारण, और बच्चे के जब हार्मोन्स बदलते हैं तो कुछ चीजों का बदलाव होता है। दोस्तों, ये कहानी समाज में बहुत ज्यादा प्रेरणा देगी। मैं
आखिरी में इन शब्दों को क्यों बोलती हूँ, मैं उन माँ बापों को सतर्क करना चाहती हूँ जो माँ बाप, ठीक है हम अपने बच्चे को खुली छूट दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने बच्चे का एक दोस्त बनना होगा। हमेशा हमें अपने बच्चे की तरफ सबकी नजरों से भी नहीं देखना होगा। उसका दोस्त बनिए, उससे पूछिए, अगर उसके लिए जो चीज सही है उसे कीजिए। अगर बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, उसे समझाने का और उसे समझने का आपका सही फैसला होना चाहिए। दोस्तों, कई तरह के माँ बाप होते हैं। बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसे प्यार से नहीं समझाते हैं, डंडी से समझाते हैं, पिटाई से समझाते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उस बच्चे को आपको उनके सामने इस पूरे समाज को रखना होगा कि समाज में क्या चल रहा है, ये समाज किस तरह से चल रहा है, लोग आपका कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो अपने बच्चे को ये सीख दीजिए। उसके सामने पिता मत बनिए, उसका दोस्त बनिए। उसके सामने आपको माँ का रौब नहीं झाड़ना होगा, उसकी दोस्त बनना होगा। तब भी अगर आपके बच्चे आपको धोखा दे रहे हैं तो वो बच्चे भी भोगेंगे। जो एक सीधे साधे भोले माँ बाप को दुख दे रहे हैं, वो बच्चे इस चीज का भुगतान जरूर करेंगे। आप अपने हाथ में पाप को क्यों लेते हो? और जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ में गलत कर रहे हैं समाज के नाम पर, वो भी भोगेंगे। मैं आपसे सही कह रही हूँ। तो आपको समझना होगा, नई जनरेशन को समझना होगा, इनके रंग में रंगना होगा। हाँ, ये नहीं है कि हमने अपने बच्चों को इस तरह से, क्योंकि मैंने एक स्टोरी बताई थी, एक लड़की 14 साल की उम्र में एक लड़के के प्यार में ऐसा फंसती है। दोस्तों, ये क्राइम की जो स्टोरी है, ये मुझे अंदर तक हिला देती है। 14 साल की उम्र में जो कुकर नहीं होता है, कुकर और अपने प्रेमी को बुलाकर लोहे की रोड से अपने माता और पिता को इस दुनिया से दूर भेज देती है। ये हकीकत है। क्यों 14 साल की उम्र में एक लड़की को ऐसा कदम उठाना पड़ा? कहीं ना कहीं हमारी तरफ से गलती है, कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, और उस गलती का शायद हमें अपनी जान को देकर भुगतान भरना पड़ता है। हालांकि मैं उन बच्चों को बिल्कुल अच्छे नहीं मानती जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकते हैं, राक्षस हैं। तो दोस्तों, इस चीजों को समझना चाहिए। माँ बाप जहां झुक रहे हैं, नब रहे हैं तुम्हारे लिए, क्या तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? वो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे। मैं कैसे आपको बताऊं, एक दौर था जहां पर ऐसी चीजों के बारे में पता चलते ही लड़की को इस दुनिया से दूर भेज दिया जाता था। आज एक दौर है जहां पर लड़की खुली घूम रही है, लड़का खुला घूम रहा है, और शायद उनका फायदा उठाया जा रहा है। लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है, घर वालों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि लड़की पहले गलती कर चुकी है। अब घर वाले ब्लैकमेलिंग को नहीं समझते हैं। बेटी के साथ जाने क्या क्या हो जाता है, परिवार को क्या क्या भुगतना पड़ता है। एक बाप की क्या गलती है? जब बेटी घर से भाग जाती है तो उस बाप को जो कुछ सुनना पड़ता है ना, उस बाप की क्या गलती है? उस माँ की क्या गलती है? क्या उसकी ये गलती है कि उन्होंने बेटी को जन्म दिया है? क्या उनकी ये गलती है कि उन्होंने अपनी बेटी को खुली छूट दी है इस समाज में घूमने फिरने की? शायद उनको इस चीज का प्रसाद मिला है। क्या उनकी ये गलती है कि एक बेटी पर लाड किया है? जो इस समाज से यह सुनने को मिलता है, जब एक पिता की बेटी भागती है ना, तो कोई ऐसे भी बात करता है ना, तो उस पिता को लगता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है। वो पिता जीते जी एक जिंदा लाश बनकर इस समाज में घूमता है, जिसकी बेटी उसके साथ ऐसा कर जाती है। पता है आप लोगों को, वो पिता जीते जी इस समाज में मर जाता है। वो माँ हर चीज में एक अजीब सी मुस्कुराहट पेश करती है, लेकिन वो जीते जी जिंदा लाश बनकर घूमती है। दोस्तों, हमारे और आपके बीच में इस समाज को बदलना होगा। इस समाज को उस परिवार के साथ खड़ा होना होगा जिस परिवार की बेटी ने गलती की है, जिस परिवार के बेटे ने गलती की है। पता है समाज क्या है? वहां पर दिलासा देगा और थोड़ी ही दूर जाकर कहेगा, अरे जब से तो बेटी संभाली नहीं गई और अब आंसू ढा रहे हैं। जब से तो बेटी को समझाया नहीं, जब से तो उसको सर पे बिठाया और अब बेटी के लिए रो रहे हैं। अब समाज में वो लोग होते हैं जो हमें अपनापन दिखाते हैं ना, थोड़ी दूर जाकर उनकी ये बातें शुरू हो जाती हैं। मैं उन लोगों से खासकर कहना चाहती हूँ कि इंसान बनो, इंसानियत को जन्म दो, और जिसके साथ होती है ना, वही जाने जिसके साथ बीतती है। मैं आज उन माँ बाप के साथ क्यों खड़ी हूँ? उनका क्या दोष है? उनका कोई दोष नहीं है। उनका केवल ये दोष है कि उन्होंने अपनी बेटी को बेटे से बढ़कर माना है। उनका ये दोष है जिसका शायद समाज भी उनके मोहड़े पर या चेहरे पर थूक कर जाता है, कहता है कि है तुम्हारे घर से तुम भी बोलते हो, तुम्हारे घर ऐसा हुआ। इस सोच को बदलो, इस सोच को बदलना होगा।
बिल्कुल बदलना होगा हमारे समाज को, क्योंकि पिता की कोई गलती नहीं होती है। आप एक दिन उसके सपोर्ट में खड़े होकर देखना कितना अनुभव अच्छा होगा उस पिता को। शायद वो इस झिझक से शर्मिंदा, पता है मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि एक व्यक्ति तो अपनी बेटी के विलाप में इस दुनिया से ही चला जाता है, लेकिन वो बेटी कभी वापस लौट कर नहीं आते। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा साया आपके सर से हटता है और आप बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि आपके माँ बाप आपके सपोर्ट में होते हैं। तो आपके साथ सामने वाला कोई गलत या अच्छा कर रहा है, तो गलत कर रहा है तो माँ बाप भागकर कहेंगे कि हमारी बेटी के साथ ऐसा मत करो। लेकिन जिसके साथ आप अपनी मर्जी से जा रही हो, फिर माँ बाप आपके बीच में बोलने के अधिकारी नहीं होते। इस बात को ध्यान रखकर रख लो अपने जीवन में। मैं लव मैरिज पर इतना बड़ा लेक्चर झाड़ रही हूं किसी बात को देखकर। हमने समाज को देखा है, हमने दुनिया को देखा है। 80% जो प्रेम कहानियां हैं, मैं 80 बोल रही हूं, आप बोल सकते हैं 90%। 90% प्रेम कहानियां बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो रही हैं। उनके साथ गलत हो रहा है और एक लड़की अकेला वो सब कुछ सहन करती है। शायद जब वो अरेंज मैरिज के जरिए उस घर में आती तो माँ बाप उसके साथ सपोर्ट में खड़े रहते। तो ये सोच लीजिए कि आपको अपना जीवन कैसा बनाना है। आपको अकेले सहन करना है, परिवार से दूर रहना है, या माँ बाप की मान मर्यादा के जरिए रहते हुए आपको एक गृहस्थी बसानी है, जिस गृहस्थी को शायद ये समाज बहुत अच्छे से जानता है, समझता है। हालांकि समाज ने तो अब लव मैरिज पर भी उंगली खड़ी करने बंद कर दी है। सही किया है जो कुछ भी किया है। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आज बहुत कुछ ज्यादा बोल दिया है, लेकिन जनरेशन को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप अपने पिता के 20 साल के प्यार को नहीं भुला सकती 4 दिन की चांदनी के लिए। अब कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। आज नाम नहीं ले पाई हूं, कल ही आप लोगों के नाम लूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।